हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती थी। उसका रंग भले ही सांवला था पर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी, इतनी कि सभी गोरी लड़कियां उसके आगे फेल थी। अक्ष पूरे ऑफिस में एक लौता इंसान था जो कि सोनल का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो हमेशा उसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से बुलाया करता था। सोनल मन ही मन उसे बहुत प्यार करती थी पर कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। ऐसे ही एक दिन सोनल अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है कि तभी अक्ष उसके पास आकर बोलता है, क्या ब्लैक ब्यूटी, तुझे बस इस काम से ही प्यार है क्या? इस काम के अलावा और कुछ भी है तेरी लाइफ में या नहीं? हाँ है ना। तो मेरा मतलब है कि मुझे तेरा काम भी तो करना होता है ना, अपना काम खत्म करके। हाँ ठीक है और उसके लिए थैंक यू, पर मैं यहाँ तुझे कुछ बताने आया हूँ। हाँ बता, मैं तेरे लिए हमेशा फ्री हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है कितनी फ्री है। वैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलने जा रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ सब संभाल लेना। इतना बोलकर अक्ष वहाँ से चला जाता है और अपना काम खत्म करके सोनल अक्ष का काम करने लगती है। तभी उसका एक कलीग सुमित सोनल से बोलता है, तो उसका सारा काम करती है और उसको चाहती भी है, तो उसको अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। तब भी नहीं जब वो तुझे ब्लैक ब्यूटी बोलता है। अरे उसको तेरी कदर नहीं है तो फिर क्यों तू उसके लिए ये सब कर रही है? मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे ब्लैक ब्यूटी बोलता है। और हाँ, रही बात कदर की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है। सुमित उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से चला जाता है। सोनल अपनी डायरी उठाकर उसमें अपने दिल की बातें लिख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अक्ष उसकी डायरी देखने की कोशिश करता है पर सोनल उससे अपनी डायरी छीन लेती है और उससे कहती है, क्या है अक्ष, तुझे पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बिना पूछे मेरी डायरी को हाथ लगाए। सॉरी माफ कर दे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ब्लैक ब्यूटी तुझे कुछ बताना है। बता। यार मेरी और अंजलि की आज फिर लड़ाई हो गई और उसको तू ही समझा सकती है, प्लीज मेरी मदद कर दे। फिर से? यार मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों की इतनी लड़ाई क्यों होती है। अच्छा एक बात कहूँ तुझे, वैसे तू है ना अपना ये मैटर खुद ही सॉल्व कर लिया कर यार, ऐसे किसी तीसरे का बीच में बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है। तो समझ रहा है ना? हाँ यार मैं सब समझ रहा हूँ, बस आखिरी बार आज मेरी मदद कर दे। अच्छा ठीक है, बता लड़ाई क्यों हुई? आज हम दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल हो गए और इसके लिए उसने सरप्राइज प्लान किया था बट मैं भूल गया और लेट भी हो गया। हाँ, और फिर तूने वहाँ जाकर चोट भी दिखाई होगी। अक्ष सोनल को सारी बात बता देता है और सोनल अंजलि के पास जाकर उससे बात करती है। अंजलि हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात मान जाती है और अक्ष को फोन करके बोलती है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, इसीलिए तुम्हें सोनल के कहने पर माफ कर रही हूँ, पर याद रखना आगे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी। ओके बेबी, आई लव यू। थैंक यू सो मच सोनल, आज तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है, वरना तो इसे कुछ नहीं आता। तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे दोस्त तो सबको मिलने चाहिए। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है अंजलि, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अंजलि और अक्ष के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और अंजलि का बर्थडे आता है। उसके बर्थडे के लिए अक्ष बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करता है और ये सब दिखाने के लिए वो सोनल को अपने साथ रेस्टोरेंट के रूम में ले जाता है और अंजलि को भी फोन करके वहीं बुला लेता है। तभी वो सोनल से बोलता है, ब्लैक ब्यूटी बता ना मैं कैसे अंजलि को शादी के लिए प्रपोज करूं? पर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे तो हम दोनों की दोस्त है, आज तक तूने ही हेल्प की है, आज भी कर देना। तुझे बोलने में घबराहट हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोले, राइट? तो तू एक काम कर, तू अंजलि के आने से पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले। तुझे जो भी अंजलि को बोलना है वो सब तू मुझे बोल ले, इससे तेरा डर भी निकल जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। अक्ष सोनल की बात मान जाता है और अंजलि के लिए लाई हुई रिंग को लेकर सोनल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है।
वो लास्ट में अपने घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर ही रहा होता है कि तभी ये सब कुछ अंजलि सुन लेती है और उसको रिंग देते हुए भी देख लेती है। ये सब देखने के बाद उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्से में उन दोनों से बोलती है, ओह, तो यहाँ इस ब्लैक ब्यूटी के साथ रंगलिलियां मनाई जा रही है। मुझे धोखा दे रहे हो, प्यार इसके साथ और शो ऑफ मेरे साथ। तभी बोलूं कि तुम्हें कभी मेरी एक चीज याद नहीं रही और इस काली कलूटी के बारे में A to Z सब कुछ पता है तुम्हें। वैसे अनजाने में ही सही, पर नाम तुमने बिल्कुल सही रखा है, ब्लैक ब्यूटी। बहुत हुआ अंजलि, मेरे अलावा कोई और सोनल को इस नाम से नहीं बुला सकता, समझी? ओह, तो आज तुम्हारा प्यार सर चढ़कर बोल रहा है। अरे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? दोस्ती की आड़ में इस कलवी के साथ गुलछल्ले उड़ा रहे थे। और तुमसे भी ज्यादा नीच और गिरी हुई तो ये लड़की है, जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है। सोचा होगा अच्छा लड़का है, फंसा लेती हूँ। वैसे भी मुझे तो कोई और मिलेगा भी नहीं। बकवास बंद करो, समझी? जो बोलना है मुझे बोलो। अगर सोनल के खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार भी किया था, समझी? अरे भूल तो तुम मुझे पहले ही गए थे और आज हाथ भी उठा दिया। जा रही हूँ मैं और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। इतना बोलकर बिना कोई सच सुने वो वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंजलि के दूर जाने के गम में अक्ष दुखी रहने लगता है और अपने दोस्त को ऐसे देखकर सोनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंजलि को सच बताने के लिए उसके पास चली जाती है और जाकर उससे बोलती है, अंजलि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उस दिन तुमने जो भी देखा वो तुम्हारी गलतफहमी थी। मेरे और अक्ष के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनल अंजलि को सारा सच बता देती है और अंजलि को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अक्ष को सोनल की डायरी दिखती है और वो उसे पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद अक्ष को पता चलता है कि सोनल उसको पहली मुलाकात से ही प्यार करती है, पर वो उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाई क्योंकि उसका रंग काला था और अक्ष गोरा। साथ ही वो अंजलि से प्यार भी करता था, इसीलिए वो अपने प्यार को अंजलि की वजह से सैक्रिफाइस कर देती है। ये सब जानने के बाद अक्ष अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगता है। इतने में वहाँ पर सोनल अंजलि को लेकर आ जाती है, पर अक्ष अंजलि की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसी के सामने सोनल को अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर देता है और इस बार सच वाला। साथ ही सोनल से बोलता है, आई लव यू सोनल, और आज मुझे पता चल गया है कि मुझे सच्चा प्यार अंजलि से नहीं तुझसे है। थैंक यू अंजलि, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलाने के लिए। और हाँ, तुमने जाने अनजाने में सब सही कहा है। इतना बोलकर वो सोनल को अपने गले से लगा लेता है, साथ ही उसके माथे पर किस भी करता है। ये सब देखकर सोनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अक्ष उसको उसकी डायरी दिखाकर सब बता देता है और अंजलि भी वहाँ से माफी मांगकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद अक्ष सोनल के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेता है और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने लगते हैं। रिद्धि अपने घर में अपनी माँ चेतना के साथ रहा करती थी। रिद्धि एक बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर लड़की थी जिसे अपने रंग रूप का बड़ा ही घमंड था। हालांकि रिद्धि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसको देखकर ये पोल पाना थोड़ा मुश्किल था। रिद्धि आलोक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि काफी गोरा और गुड लुकिंग था। ऐसे ही एक दिन वो आलोक से मिलती है और उससे बोलती है, आलोक, वैसे तो तुम मुझे सब कुछ बताते हो, पर अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। बताओ ना, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी एक छोटी बहन है दिशा। वाओ, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, मिलवाया भी नहीं उससे। मिल लेना, पर वो अभी यहाँ नहीं है, हॉस्टल में है। कुछ दिनों में आने वाली है, जब आ जाएगी तब मिल लेना। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर एक कपल पर जाती है, जिन्हें देखकर रिद्धि जोर से हंसते हुए आलोक से बोलती है, आलोक, पता नहीं आजकल लोगों की पसंद को क्या हो गया है।
क्या हुआ रिद्धि, इतना क्यों हंस रही हो? सामने उस कपल को तो देखो, लड़का कितना स्मार्ट और हैंडसम है और लड़की कैसी है, दूध में पड़ी मक्खी जैसी। अरे पता नहीं कैसे उस लड़के ने इस काली सी लड़की को पसंद कर लिया। रिद्धि का ये बिहेवियर देखकर वो अपनी बहन दिशा के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन बोलता है, दिशा भी सांवली है, अगर अभी इसे उससे मिलवाया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। और रिद्धि को मैं खोना नहीं चाहता। अगर दिशा को देखकर रिद्धि मुझसे दूर हो गई तो नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे अच्छा होगा मैं शादी के बाद ही दोनों को मिलवाऊं। ये सब सोचकर आलोक रिद्धि के घर जाकर उसकी माँ से उसका हाथ मांग लेता है और उसकी माँ भी उनके रिश्ते के लिए मान जाती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी करने के लिए कोर्ट जाते हैं, जहाँ रिद्धि आलोक से बोलती है, क्या आलोक, अब तो दिशा भी आ चुकी है और आज के दिन भी तुम उसे लेकर नहीं आए? वो खुद नहीं आई, बोलने लगी भाभी आएगी तो कोई तो होना चाहिए ना उनका स्वागत करने के लिए। ये सुनकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो दिशा अपनी भाभी का स्वागत करती है और उसको देखते ही रिद्धि आलोक से बोलती है, ये कौन है? ये तुम्हारी ननद, मेरी प्यारी बहन दिशा। ये तुम्हारी बहन है? सच में? अरे खुद को देखो और इसको देखो, अरे दिन रात लगते हो तुम दोनों। सांवले रंग वाले इंसान नहीं होते क्या? और आपके घर में कोई सांवला नहीं है? छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, समझ गई? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। और हटो मेरे रास्ते से, क्या काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में खड़ी हो? रिद्धि, ये क्या बदतमीजी है, जिससे तुम ऐसे बात कर रही हो? वो मेरी बहन है, समझी? आलोक वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रिद्धि उसको मनाने लगती है। वहीं दिशा आकर 2 मिनट में अपने भाई को मना लेती है और बोलती है, भैया ये तो ननद भाभी का प्यार है, और भाभी आई है तो उनके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल करो। आलोक मान जाता है और सबको डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहां दिशा अपनी भाभी और भाई से कहती है, वाओ भैया, मैं तो आपकी शादी का ही वेट कर रही थी। क्यों, कोई और शौक देना है क्या? नहीं भाभी, बस कुछ बताना था। क्या बताना है, बता। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। दिशा अपने बॉयफ्रेंड अनिल के बारे में उन दोनों को बता देती है, साथ ही उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है, ये है भैया अनिल, और हम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। रिद्धि बेटा, कुछ कर और इसको इसकी असली औकात दिखा। इसने आज तेरी बेइज्जती की थी और भूल मत, इसी की वजह से आलोक ने तुझ पर पहली बार गुस्सा किया था। तो मिलवाना। दिशा ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अनिल को फोन करके अगले हफ्ते ही उसे घर आने को बोलती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और रिद्धि उसके पास आकर अपना और उसका हाथ मिलाकर उससे बोलती है, तो तुमने अनिल को अपने सांवले रंग से कैसे पटाया? हा? अपना रंग देखो और मेरा देखो, तुम जितनी काली हो मैं उतनी ही गोरी हूँ। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तुम तो बुरा मान गई दिशा, मैं तो मजाक कर रही थी, क्योंकि आजकल के लोग ना ये बड़ा गोरे काले का भेदभाव करते हैं। औरों का तो पता नहीं, पर आप जरूर करती हो भाभी। इसकी तो सारी हेकड़ी निकालूंगी मैं। रिद्धि मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद अनिल रात को डिनर पर आता है। सभी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सब मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाहर जाकर रिद्धि अनिल को रोककर उससे कहती है, आप तो अच्छे घर से लग रहे हैं, आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से ना हो जो आपके घर की बहू बनने लायक ना हो। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता था कि आप मेरी बातों का यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रिद्धि अनिल को दिशा की कुछ गंदी सी पिक्चर्स दिखाती है, जिसमें वो किसी और के साथ होती है। ये सब देखकर अनिल बिना दिशा से कुछ बात किए उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। अनिल का ऐसा रवैया देखकर दिशा को कुछ समझ नहीं आता
और वो अकेले रहना शुरू कर देती है। पर आलोक अपनी बहन से बोलता है, दिशा, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस इंसान के लिए हमसे रिश्ता तोड़ दो। आलोक, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि अनिल ने दिशा को उसके सांवरे रंग की वजह से छोड़ा होगा। तुम ही देखो ना, कहाँ वो इतना गोरा चिट्टा और कहाँ हमारी दिशा। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ बस। आलोक अपनी बहन को संभाल ही रहा होता है कि तभी रिद्धि के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उनके इलाज के लिए 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करने हैं। वो ये बात अपने पति को बोलती है और आलोक अपनी सेविंग्स और दिशा की शादी के पैसे सब कुछ जोड़कर 4 लाख जमा नहीं कर पाता। पर दिशा के पास 1 लाख रुपए होते हैं तो वो ये पैसे अपनी भाभी को देकर उनसे कहती है, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा और आप मेरे से कुछ पैसे भी ले लो। रिद्धि दिशा को ऐसे अपनी हेल्प करते हुए देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन सारे पैसों को जमा करके अपनी माँ की जान बचा लेती है। और जब उसकी माँ को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में सबके सामने दिशा से माफी मांगते हुए बोलती है, दिशा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा ही तुम्हारे इस सांवले रंग से जलती रही और खुद को तुमसे ऊंचा दिखाने के लिए मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत किया, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। क्या हुआ भाभी, आप साफ साफ बोलिए। तुझसे क्या गलती हो गई मेरी बच्ची? कहीं तूने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था? रिद्धि रोते हुए अपना पूरा सच बताती है कि किस तरह उसने अनिल को दिशा से दूर किया और ये सब पता कर वो अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे एक मौका मांगती है। सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं पर उसे ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर उसे एक मौका दे देते हैं। रिद्धि सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दिशा की शादी भी अनिल से हो जाती है और दोनों ननंद और भाभी अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। जिसके बाद रिद्धि भी गोरे और सांवले रंग में भेदभाव करना छोड़ देती है। सिमर और प्रेम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन सिमर कॉलेज के लिए बस स्टैंड पर प्रेम का इंतजार कर रही थी। तभी प्रेम बाइक से वहाँ पर आता है और उससे कहता है, और मोटी, बाइक पे बैठने से पहले ये बता कि क्या लाई है मेरे खाने के लिए। अबे ओ मोटे, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तेरे लिए रोज रोज खाना बना कर लाऊंगी और तुझसे आकर बोलूंगी मेरे बाबू ने खाना खाया। तो मैं भी तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुझे लेने और छोड़ने जाऊँ। अच्छा, तो तू मुझे लेने आता है या फिर छोड़ने जाता है, बताइए जरा। तो क्या? मैं तो बैठूंगी तेरी बाइक पे और जिद से बैठूंगी। अरे तुझे जो करना है ना कर ले मोटे। हाँ बैठ मोटी, अभी बताता हूँ तुझे। सिमर जैसे ही बाइक पर बैठने जाती है वैसे ही प्रेम बाइक आगे ले जाता है और सिमर नीचे गिर जाती है। तभी वो गुस्से से उठकर बोलती है, कुत्ते कमीने, तुझे मैं अभी बताती हूँ, लग जा तू। क्या कर लेगी मोटी? इसी तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों कितना भी लड़े मगर हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करते, साथ ही खाना खाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात प्रेम सिमर को फोन करके उससे कहता है, हे सिमर, कैसी है तू? अरे इतनी चाशनी कहाँ से टपक रही है? सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए? पागल, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मानता हूँ तुझसे लड़ता हूँ पर तेरी केयर भी बहुत करता हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। अब जैसे मैं तुझे कुत्ता बोलती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू सच में ही कुत्ता है। तू ना पागल है, हमेशा मजाक। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट फाइल बना देती तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा, तो ये बात है, प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है जनाब को। हाँ यार, तुझे तो पता है मेरी हैंडराइटिंग देखकर हमेशा कटकरी नंबर मिलते हैं मुझे। प्लीज यार बना देना। बस इतनी सी बात? मुझे पता है तू जरूर बनाएगी। अबे चल तू, मैं नहीं बना रही, समझा? प्लीज बना देना ना, पहले तो ये बता कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? मोटी, आ गई औकात पे। अबे बोल ना, मुंह सिल गया अब तेरा। जो तू बोले।
ठीक है फिर तू मुझे शॉपिंग पे ले जाएगा और मैं जो मांगूंगी वो दिलाएगा। ठीक है। सिमर प्रोजेक्ट फाइल बनाकर प्रेम को दे देती है और अगले दिन उसके साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ खूब सारी ड्रेसेस खरीद लेती है। साथ ही वो आइसक्रीम भी खाती है और बहुत एंजॉय करती है। फिर शाम को दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और सिमर ऐसे ही अपना खूब खर्चा अपने दोस्त प्रेम से करवाया करती। अगले दिन उनके कॉलेज में एक बहुत ही हॉट और सेक्सी सी लड़की रोमा आती है। प्रेम रोमा को देखता है तो सिमर का हाथ छोड़कर रोमा के पास जाकर बोलता है, हे, आप नए हो इस कॉलेज में? हाँ, मैं इस कॉलेज में नई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है, चलिए। वैसे काफी हॉट है आप। आपको देखते ही मुझे गर्मी से लगने लगी है। अच्छा तो फिर जाओ नहा कर आओ, गर्मी लग रही है ना तुमको? वेरी फनी यार। नॉट सो फनी, सीरियसली जाओ नहा कर आओ जाके। प्रेम उसको प्रिंसिपल के रूम तक छोड़ देता है, पर उसके दिमाग में रोमा का चेहरा बस जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और वो रोमा को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो कभी उसके लिए फूल ले जाता तो कभी चॉकलेट लाता और हर वक्त उसके आगे पीछे गुड़ पर जमी मक्खी की तरह ही घूमता रहता था। इसी बीच वो सिमर से ना तो बात कर पाता था और ना ही उसे टाइम दे पाता था। ये सब देखकर सिमर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इसे दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसे प्यार भी करने लगी थी, पर कभी भी उससे कह नहीं पाई थी। और रोमा के आ जाने के बाद प्रेम उससे बहुत ही ज्यादा दूर हो गया था। ऐसे ही एक दिन रोमा और प्रेम कॉलेज के कैंटीन में बैठे सैंडविच खा रहे होते हैं। तभी वहाँ सिमर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रेम उसे जाता हुआ देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर रोकता है, लेकिन सिमर गुस्से में उससे बोलती है, लड़की देखी नहीं कि कुत्ते की तरह दुम हिलाता चला गया तो उसके पीछे। अरे पागल! जा रही हूँ मैं यहाँ से, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, भागता रही है तू। बाय। इतना बोलकर सिमर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सिमर ना तो कॉलेज जाती और ना ही प्रेम से फोन पर बात करती है। प्रेम उसको बार बार फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। ना वो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक कहीं पर भी एक्टिव होती। प्रेम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी बीच प्रेम को महसूस होता है कि वो सिमर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिमर प्रेम को फोन करती है और उससे बोलती है, कैसा है प्रेम? तू ना बहुत पिटेगी मेरे हाथों से। कहाँ मर गई थी तू? मेरी बात सुन। क्या हुआ, बोल। 15 दिन बाद मेरी शादी है और सुन, तुझे जरूर आना है। क्या? शादी? हाँ, शादी है मेरी। अच्छा सुन, तू मुझे 1 बजे ग्रीन पार्क में मिल, कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है। प्रेम ग्रीन पार्क में सिमर को वेट कर रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वो आती है और जैसे ही प्रेम सिमर को देखता है तो उसको हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सिमर बोलती है, बोल प्रेम, क्या हुआ? यार तू शादी क्यों कर रही है किसी और से? यार आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी ही ना शादी। सारी जिंदगी कुंवारी थोड़ी ना रहूंगी। हाँ, मगर किसी और से क्यों? तो कैसे करूँ, तू ही बता दे। आई लव यू यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अरे बस बस रहने दे, तू जाना कॉलेज की उन हॉट हॉट लड़कियों के पास। नहीं पागल, उन लड़कियों में और तुझ में बहुत फर्क है। लेकिन प्लीज तू शादी मत कर। किससे? जिससे तेरी शादी है 15 दिन बाद। अरे मेरे पागल दोस्त, ये तो मेरा प्लान था, तुझसे तेरे दिल की बात निकलवाने के लिए। कोई शादी नहीं हो रही मेरी। मोटी, तू नहीं सुधरेगी, मगर आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये तू नहीं करती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू मेरी मोटी। आई लव यू टू मेरे कुत्ते। आई मीन टू से प्रेम। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं
और ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अपने अपने घर वालों को एक दूसरे से मिलवाते हैं और दोनों के परिवार वाले सिमर और प्रेम को एक दूसरे के लिए पसंद कर लेते हैं। कुछ ही महीनों बाद उन दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से दोनों बड़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं और सिमर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रुबीना और रागिनी दोनों सौतेली बहनें थी और उन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। रागिनी काली थी और रुबीना गोरी, पर फिर भी रुबीना को अपनी सुंदरता और गोरेपन पे जरा भी घमंड नहीं था। तो वहीं रुबीना की सौतेली माँ आशा अपनी बेटी को सुंदर और गोरा देखने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आशा रागिनी को कुछ क्रीम लाकर दे देती है और रुबीना को देखकर बोलती है, किसी के साथ धूप में घूमने से तो भी काली हो जाएगी, वो नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी मरी हुई माँ की तरह गोरी है, पर तू नहीं, तू अपनी माँ की तरह काली है, काली। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आप भी हमेशा बच्चों की तरह गोरा काला करती हैं? रागिनी, गंदी बात। माँ से ऐसे कौन बात करता है भला? अरे वो माँ है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। और तेरा बाप तुझे मुझ पर छोड़कर गया विदेश कमाने के लिए, और फोन पर भी बस उसे तेरी ही फिक्र रहती है, हमसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है उसे। आशा रुबीना को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रुबीना की आंखों में आंसू भर जाते हैं, जिन्हें देखकर रागिनी बोलती है, दीदी तू रो मत, माँ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, चलो ना हम दोनों बाजार चलते हैं। रागिनी, अभी नहीं, अभी बाहर बहुत धूप है और माँ अभी अभी कुछ बोल के गई है ना। क्या दीदी, रात को भी भला अंधेरे से डर लगता है क्या? मैं तो पहले ही काली हूँ और काली हो जाऊंगी। अरे डर तो आपको लगना चाहिए, आप हो ना इतनी गोरी मक्खन मलाई। हट बदमाश, एक लगा दूंगी। दोनों बहनों की फिर से मस्तियाँ शुरू हो जाती है और दोनों शाम को मार्केट जाती हैं। मार्केट में कचौरियाँ खाने लगती हैं। तभी एक अर्नब नाम का लड़का आता है जो कि रागिनी से मसूरी जाने का रास्ता पूछता है। उसको देखते ही रागिनी को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है और वो मन ही मन बोलती है, वाओ, क्या लड़का है, क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है। इतने लोगों में से उसने सिर्फ मुझसे ही रास्ता पूछा। हे भगवान, दोबारा मुलाकात करवा दे उससे। कहाँ खो गई, घर नहीं चलना? इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अपने घर पहुँच जाती हैं। रागिनी फटाफट घर में जाकर अर्नब के ख्यालों में खो जाती है। तो वहीं रुबीना शाम की आरती के लिए मंदिर जाती है, जहाँ अर्नब की पहली नजर रुबीना पर पड़ती है और वो उस पर अपना दिल हार बैठता है। अर्नब उसके पास जाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मसूरी से हैं? जी हाँ जी, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। नहीं नहीं, वैसे मैं भी यहीं से हूँ, वो बस पढ़ाई के लिए बाहर गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे खुद के शहर में इतनी खूबसूरत लड़की रहती है। अगर पता होता तो कभी बाहर जाता ही नहीं। जी शुक्रिया, अब मैं आरती कर लूं? रुबीना शाम की आरती करके घर चली जाती है और अगले दिन रागिनी की एक बार फिर से कॉलेज के बाहर अर्नब से मुलाकात होती है और इस बार उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वहीं अर्नब रोज शाम को आरती लेने के लिए मंदिर पहुंच जाया करता ताकि वो रुबीना से मिल सके, उसे देख सके। देखते ही देखते रागिनी अर्नब से प्यार करने लगती है और अर्नब उसे अपना बहुत ही अच्छा दोस्त बना लेता है। तो वहीं रुबीना और अर्नब भी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अर्नब रुबीना से बोलता है, रुबीना, मैं बहुत जल्द घर में सबको हमारे बारे में बता दूंगा और तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। अर्नब उसका माथा चूमता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ रागिनी बहुत ही खुश होती है और उसको ऐसे खुश देखकर रुबीना कहती है, क्या बात है रागिनी, मैं आजकल देख रही हूँ तू बड़ी बदली बदली सी है। क्या चल रहा है तेरे दिल दिमाग में? अपनी बड़ी दीदी को भी नहीं बताएगी?
ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस ऐसे ही कुछ तो है। अब तो बता भी दे, कितना छुपाएगी मुझसे? दीदी मुझे प्यार हो गया है और किसी से नहीं, अर्नव से। अर्नव का नाम सुनते ही रुबीना को जोर का झटका लगता है और वो रागिनी से कहती है, अर्नव से? रागिनी, क्या वो तुमसे प्यार करता है? मुझे तो दीदी उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर अर्नव को कभी मुझसे प्यार होगा भी या नहीं, क्या पता वो पहले से ही किसी और को पसंद करता हो। ये सब कुछ आशा सुन लेती है और रागिनी से अर्नव के बारे में सब पूछती है। रागिनी अपनी माँ को भी सब कुछ सच सच बता देती है और आशा ऐसे में रागिनी से कहती है, बहुत अच्छा लड़का है, तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरी शादी उससे जरूर करवाएगी। पर माँ, दीदी मुझसे बड़ी है, उनकी शादी पहले होनी चाहिए। तो तू क्या चाहती है कि इस लड़की की वजह से तेरा रिश्ता भी ना करूं? इसकी माँ छोड़कर ही क्या गई है इसके लिए, जब मैं तुझ पर खर्चा ना करके इसको पालूं? माँ, आप कभी दीदी से प्यार के तो मीठे बोल नहीं बोल सकती क्या? इतना बोल रागिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन की खुशी के लिए रुबीना अर्नव को सारा सच बता देती है। पर आशा रुबीना को अर्नव के साथ देख लेती है और सोचती है, ओ, तो ये नहीं चाहती कि मेरी रागिनी का घर बसे और अपनी गोरी चमड़ी और सुंदरता का फायदा उठाकर अर्नव को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। इतना सोचकर आशा दूर से उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है और रागिनी को रुबीना के खिलाफ भड़काते हुए बोलती है, ये देख तेरी बहन की करतूत, इस लड़की के लिए तू हमेशा अपनी माँ से लड़ती थी ना, आज देख दिखा दिया ना उसने अपना सौतेलापन, तुझसे तेरा प्यार दूर करना चाहती है, वो किसी की सगी नहीं है। रागिनी भी अपनी माँ के भड़कावे में आ जाती है और रुबीना से नफरत करने लगती है, उसके साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती है। रुबीना को रागिनी की नाराजगी कुछ समझ नहीं आती। तो वहीं कुछ ही दिनों बाद अर्नव अपनी माँ मंगला के साथ हाथों में शगुन की थाल लिए आशा के घर आता है, जहाँ रागिनी और आशा को ये लगता है कि अर्नव रुबीना के लिए रिश्ता लेकर आया है और रागिनी गुस्से में बोलती है, ओह, तो अपनी माशुका के बिना रहा नहीं गया, आ गए फिर से रिश्ता लेकर। रागिनी, ये सब क्या बोल रही हो? अर्नव यहाँ तुम्हारे लिए आया है। बस रुबीना, बहुत दुख झेल लिया और तुमने मुझे अपनी प्यारी बहन से शादी करने के लिए राजी किया, जो तुम्हें कुछ नहीं समझती। हाँ, उस दिन रुबीना आई थी मेरे पास, पर खुद के रिश्ते के लिए नहीं, उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए तैयार किया, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पर जब उसको पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो, उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। मुझे माफ कर दो दीदी, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको और आपके प्यार को नहीं समझ पाई और आपकी बात भी नहीं सुनी। आई एम सॉरी दीदी। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है, इस नफरत ने पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा दिया। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं अपनी बच्ची की कब दुश्मन बन गई। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग। सारा सच सुनकर रागिनी खुद को माफ नहीं कर पाती और आशा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जहां वो सभी से माफी मांगती है और दोनों माँ बेटी अपनी गलती सुधारने के लिए अर्नव और रुबीना की शादी करवा देते हैं। कुछ ही दिनों बाद रागिनी की भी शादी अमर नाम के एक बहुत ही अच्छे से लड़के से हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जहां सभी लोग कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के बीच में ईद की खुशियां मना रहे थे, वहीं रजिया और गुलफशा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे अरशद को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां हर मिनट न जाने कितने लोगों की सांसें उनका साथ छोड़ देती हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प रहे होते हैं। ऐसे बर्बादी और मौत का मंजर देखकर रजिया अरशद को गले लगाकर बोलती है, अरशद, मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, तेरी दादी तुझे कुछ नहीं होने देगी, हौसला रख मेरे बच्चे। या अल्लाह, मेरे शौहर को क्या हो गया है? अरशद, मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए, हम आपकी बेगम, कुछ तो बोलिए। गुलफशा अपने शौहर के पास बैठ जाती है और रजिया मदद के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगती है कि किसी तरह उसको कहीं से भी कोई मदद मिल जाए। जैसे तैसे कर
वो एक नर्स के पास जाती है और उसको जबरदस्ती अरशद के पास लाकर बोलती है, ये हमारा पोता है, इसकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, जरा आप इसे एक बार देख लीजिए। अम्मा जी, वो अब जीवित नहीं है, ये अब जा चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पोते को कुछ नहीं हो सकता। आज ईद का शुभ दिन है, अरशद ने बहुत इंतजार किया था इस दिन का। इतना बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर गुलफशा एक पत्थर की तरह अपने शोहर के मृत शरीर के पास उसको पकड़कर बैठ जाती है और रजिया रोते हुए बोलती है, ऐ खुदा, ये तूने क्या किया? अरे तुझे जरा रहम नहीं आया अपने बंदे पर? मेरा एक लौता सहारा छीन लिया, वो भी ईद के पाक दिन पर। अब हम क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद अरशद के शरीर को कब्र में दफनाकर उसे मिट्टी देकर वो लोग वापस घर लौटते हैं और गुलफशा के साथ बैठकर वो उसकी फोटो के आगे खुशी से पिछले दिनों को याद करती है, जहां अरशद अपनी बूढ़ी दादी रजिया के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था और वो हर ईद पर बड़ी ही खुशी के साथ अपनी दादी से ईदी लिया करता था। दादी, ये अपनी लास्ट ईद है जो हम इस गरीबी में मना रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा अरशद बहुत सारे पैसे कमाएगा और अगले साल आपके और अपनी बेगम के साथ धूमधाम से ईद मनाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रमजान के पाक महीने के आने का समय हो जाता है, पर इस बार कोरोना रमजान के पाक महीने से पहले ही आ गया था और अरशद हार नहीं मानता और लॉकडाउन के बीच ही अपनी गुलफशा से निकाह कर लेता है, वो भी ऑनलाइन, और जैसे तैसे उसे रोजे के महीने में ही घर ले आता है। इस कोरोना और लॉकडाउन में भी वो साथ में रहकर औरों की तरह ही ईद मनाते हैं। देखते ही देखते कोरोना की कहर कम हो जाती है और लॉकडाउन खुल जाता है। लॉकडाउन खुलने के बाद अरशद जी जान से अपने काम पर लग जाता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। कुछ ही महीनों में अरशद की तरक्की भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से न्यूज में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में न्यूज आने लगती है, जिस पर गुलफशा और रजिया अरशद से बोलती हैं, अरशद, तू हमारा एक लौता सहारा है। तेरे अम्मी अब्बू का तो कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था बच्चे। अब तेरे सिवा हमारे पास और कोई नहीं है। तू बाहर आता जाता है, अपना ख्याल रखा कर। दादी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार कोरोना हमारी इम्यूनिटी पर अटैक कर रहा है और सबसे ज्यादा लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते रोज न जाने कितने मासूमों की जान जा रही है। और आप ये बात कभी मत भूलिए कि जब तक आप सही सलामत है, आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक ही आपकी बेगम की सांसें भी चल रही हैं। आप दोनों ही कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो है ना। और वैसे भी अल्लाह जो करता है वो भले के लिए ही करता है। और अब जाने दीजिए। संभल कर जाना और जल्दी ही लौट आना। इतना बोलकर अरशद अपने काम पर चला जाता है और कोरोना का बढ़ता खतरा देखकर सारी सरकारें अपने अपने शहर में लॉकडाउन लगा देती हैं और घर की आर्थिक हालत सही ढंग से चलाने के लिए अरशद को काम के सिलसिले में कभी कभी बाहर आना जाना पड़ता था। वक्त बीतता जा रहा था और हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे। कोरोना अपने पूरे जोर पर था और ऐसे ही रमजान का महीना एक बार फिर से शुरू हो जाता है, जिसका अरशद को बेसब्री से इंतजार रहता है। अरशद और उसकी फैमिली एक बार फिर से रमजान के 30 दिन के रोजे रखते हैं, पर इस बार अरशद की ईद आने से पहले ही थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और रात की इफ्तारी खाकर वो सो जाता है। सुबह की नमाज होती है और सहरी का समय हो जाता है, लेकिन अरशद उठ ही नहीं पाता। तो रजिया बोलती है, अरशद बेटा, क्या हुआ? सहरी खाने का वक्त हो गया है, आज रोजा नहीं रखना है। उठिए। दादी, अरशद को बहुत तेज बुखार है। बुखार के मारे इनका बदन तो जले जा रहा है। कुछ कीजिए ना, इनकी तो खांसी भी नहीं रुक रही। मैं ठीक हूँ,
आप दोनों सहरी खा लो। लगता है मैं रोज़ा नहीं रख पाऊंगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है अब इस बार ईद मेरे नसीब में नहीं है। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। खुद को ऐसा कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया मैंने। उसकी ये बात सुनकर रजिया और गुलफशा डर जाती है और अगले ही दिन उसको दवाई दिलवाती है, पर उसे कोई आराम नहीं मिलता और देखते ही देखते अरशद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार के साथ साथ उल्टियां आने लगती है और बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही ईद वाले दिन रजिया और गुलफशा उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां नर्स उनको अरशद के ना बचने की खबर देती है। उस नर्स के शब्द रजिया के कानों में गूंजने लगते हैं और वो पहले की दुनिया से बाहर निकल गुलफशा को देखती है, जहां गुलफशा ना तो रो रही होती है और ना ही हंस रही होती है। गुलफशा को रुलाने के लिए रजिया कभी उसको मारती तो कभी अरशद की याद दिलाती। एकदम से शाम की नमाज शुरू हो जाती है और गुलफशा उसकी आवाज सुनकर रोते हुए अरशद को पुकारने लगती है। अरशद, आप कहाँ हैं? देखिए, आपकी बेगम गुलफशा आपको याद कर रही है। आप सुनते क्यों नहीं? उठिए ना। कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आपने वादा किया था ना कि आप इस बार ईद मेरे साथ मनाएंगे, फिर क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बोलते क्यों नहीं? आते क्यों नहीं है? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ आपको। खुद को संभाल मेरी बच्ची, तेरा शोहर अब खुदा के घर जा चुका है, होश में आ। नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हम नहीं जी सकते उनके बिना। गुलफशा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते रोते उसको भी दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है, जिस वजह से एक ही दिन में रजिया के घर से दो लाशें निकलती है। इस कोरोना के चलते रजिया का हंसता खेलता परिवार चुटकियों में ही खत्म हो जाता है। उसकी बहू गुलफशा के साथ उसके घर की सारी रौनक खत्म हो जाती है और रजिया इस बुढ़ापे और मौत के मंजर में अकेली रह जाती है और इस तरह कोरोना की चपेट में आकर एक और हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी भी अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना कोई छोटी महामारी नहीं है। आप सभी को पहले खुद को सेफ रखना है और बाकी अपने घर वालों को भी। और साथ ही जब आप लोग घर से बाहर जाएं तो अपने मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये कोरोना और ईद की कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।